नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। और दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल। इसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाया था, संविधान सभा के बारे में, है ना, तो मैंने आपको बताया था जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, है ना, थर्ड बैठक हुई थी, तो मैंने बताया था नेहरू जी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, संविधान सभा के सामने क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, जिसे उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था संविधान सभा में। इसके बाद दोस्तों इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो यहीं से ली गई है। ठीक है, तो दोस्तों नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, उसे ही संविधान सभा की उद्देशिका में शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों थोड़ी हम जो चीज़ें हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई हैं या फिर जो हमारी प्रस्तावना उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप देखिए यूपीएससी और पीसीएस या फिर पीएससी, स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मौखिक पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए क्योंकि अक्सर 100 वर्ड्स में, ठीक है, ये पूछ ली जाती है। तो एक बार हम पहले अपनी प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारी प्रस्तावना में ऐसा कुछ लिखा गया है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा उसे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 20 नवंबर 1949 ईस्वी से मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी ये प्रस्तावना है, ठीक है, इसका हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे प्रस्तावना में कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे हम भारत के लोग, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो इन शब्दों का दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पहले हमें इनका मतलब समझना होगा। तो एक एक करके हम इनका मतलब समझेंगे, ठीक है, फिर इसके बारे में और आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों हम भारत के लोग से मतलब है, देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर ऐसे ही पूछ लेता है कि भारत में सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, विधायिका है, कार्यपालिका है या फिर न्यायपालिका है, या संविधान है, ठीक है, या भारत के लोग हैं, तो आप हमेशा आंसर देना भारत के लोग सबसे ऊपर हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया था, ठीक है, तो जो संविधान सभा चुनी गई थी, ठीक है, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था, ठीक है, और वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, इसलिए सबसे ऊपर दोस्तों भारत के लोग या भारत की जनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए पूर्णतः सक्षम है। ठीक है, उसे किसी भी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने इंडिया से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है खुद ले सकता है। इसके अलावा किसी भी देश के साथ कोई भी संधि समझौता कर सकता है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा जब हमने 370 हटाई थी, ठीक है, या फिर अभी नागरिकता संशोधन बिल वगैरह आया था, तो आपने कई बार सुना होगा ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा आंतरिक मामला है, ठीक है, आप दखल मत दीजिए। तो ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला है लोकतांत्रिक।
तो दोस्तों लोकतांत्रिक वर्ड जब भी आप सुनते हैं तो आपके मन में एक डेफिनेशन आती होगी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तथा भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, आपको पता होगा, तथा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक ये मीनिंग आप सबको पता होगी। इसके बाद दोस्तों अगला है गणतंत्र, है ना। गणतंत्र, ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का मतलब क्या है, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो दोस्तों गणतंत्र भारत से मतलब है किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, ठीक है, वह निर्वाचित होता है। ठीक है, निर्वाचित होता है मतलब चुना जाता है, मतलब वंशानुगत शासन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं गणतंत्र या फिर रिपब्लिक। ठीक है, अर्थात जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, ठीक है, वह चुना जाएगा या फिर निर्वाचित होगा। ठीक है, वंशानुगत सिस्टम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है रिपब्लिक या फिर गणतंत्र। इसके बाद दोस्तों अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष वर्ड का यूज़ है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको लगभग एक ही मान सकते हैं, कुछ अंतर है, लेकिन आप अभी इसको पंथ निरपेक्ष याद कर लीजिए कि ये पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष क्या होता है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष का मतलब है, ठीक है, कि हमारी सरकार का कोई पंथ नहीं होगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, अर्थात सारे पंथ हमारी सरकार के सामने या फिर शासन के सामने समान होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है समाजवाद। समाजवाद, तो दोस्तों यदि आपने इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा नॉर्मली दो व्यवस्थाएं हम देखने को मिलती है, एक समाजवाद और एक पूंजीवाद, है ना, पूंजीवाद। तो दोस्तों समाजवाद होता क्या है? हालांकि आपने इसे इकोनॉमिक्स में अच्छे से डिटेल में आप अध्ययन करेंगे, तो मैं एक अभी ऊपर इसको बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पे। तो किसी भी देश की दोस्तों शासन व्यवस्था को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो समाजवाद और एक पूंजीवाद। ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों निजी संपत्ति का, ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, संपूर्ण जो संपत्ति होती है, ठीक है, वह सरकार, उस पर सरकार का अधिकार होता है। हालांकि दोस्तों 1991, ठीक है, 1991 में आपको पता होगा LPG आया था। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसके बाद दोस्तों हालांकि ये जो वर्ड है पूंजीवाद नहीं, समाजवाद, ठीक है, ये अप्रासंगिक हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको बस ये याद रखना है कि हमारी जो प्रस्तावना में है, ठीक है, उसमें समाजवाद शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने दोस्तों आज चर्चा कर ली, जितने भी शब्द हैं इनका अपना महत्व है। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रस्तावना से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं, ठीक है, जो कि प्रस्तावना में के अंतर्गत पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल बाद, ठीक है, या फिर 1997 में आया था ये केस। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत दोस्तों पहली बार कहा गया कि जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा केस है बेरूवाड़ी यूनियन बाद 1960। ठीक है, इसमें दोस्तों पहली बार माना गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं करती। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या माना गया? ये अंग नहीं है हमारे संविधान का। एक तो प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, दूसरा संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती क्योंकि हमारे संविधान का अंग नहीं है। तो ये बोला गया बेरूवाड़ी यूनियन बाद में, ठीक है, जो कि 1960 में आया था। इसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य, ठीक है, 1973 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, किसी एक सेपरेट लेक्चर में हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में दोस्तों ये कहा गया, ठीक है, पहली बार जो प्रस्तावना उसे संविधान का अंग माना गया। ठीक है, अंग माना गया तथा कुछ अवधारणाएं भी दी गई। अब इसे संविधान का अंग मान लिया गया और संसद को इसमें संशोधन करने की भी स्वीकृति दी गई, परंतु कुछ अवधारणाएं भी दी गई। ठीक है, तो इसमें मूल ढांचा या फिर मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी गई। ठीक, तो ये मूलभूत ढांचा क्या है? मूलभूत ढांचा
तो दोस्तों न्यायालय ने मतलब जो ये हमारी प्रस्तावना है इसे मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखा या फिर मूल ढांचे के अंतर्गत रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों मूलभूत ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, हमारी निर्वाचन प्रणाली है, इसके अलावा प्रस्तावना है, तो ये कुछ चीज़ें हमारी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती हैं। मूलभूत ढांचा मतलब दोस्तों देखिए जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर की नींव मजबूत रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो कुछ चीज़ें जैसे प्रस्तावना हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, ये हमारे संविधान की नींव है, ठीक है, अर्थात इनके बेस पर हमारा संविधान बना है, कुछ मूल चीज़ें हैं ये, अर्थात इन पे संसद कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती या फिर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती। देखिए जैसे मान लो दोस्तों कल के दिन संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, बोलती है कि अब से चुनाव नहीं होंगे, ठीक है, अब से चुनाव नहीं होंगे और वर्तमान में जो भी पार्टी रूल कर रही वही रूल करेगी, ठीक है, मतलब डिक्टेटरशिप वाला रूल चलेगा, ठीक है। तो न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित कर देगी, ठीक है, क्योंकि जो निर्वाचन प्रणाली भी है हमारे मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है, तो कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती संसद जिससे हमारा मूलभूत ढांचा ब्रेक हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, केशवानंद भारती के अंतर्गत पहली बार प्रस्तावना को हमारे भारतीय संविधान का अंग माना गया, ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय मूलभूत ढांचा तथा ऐसा कहा गया दोस्तों कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे मूलभूत ढांचा मजबूत हो, ठीक है। इसी के चलते दोस्तों 42वां संविधान संशोधन क्या गया था, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 3 वर्ड हमारी प्रस्तावना में, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी व आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान की कुंजी क्या है, ठीक है, कुंजी क्या है या फिर आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना। परंतु दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे संविधान के निर्माण में, उन्होंने आर्टिकल 32 जिसे हम संवैधानिक उपचारों का वो बोलते हैं, ठीक है, तो उसे आत्मा बोला है इन्होंने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। जो एक मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 30। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, उसे संवैधानिक उपचार, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया है, ठीक है, जिसमें रिट वगैरह है। तो भीमराव अंबेडकर ने इसे आर्टिकल 32 को भारत की आत्मा कहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत की आत्मा किसे कहा गया है तो प्रस्तावना को टिप करना है आपको, लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने भारत की आत्मा किसे कहा है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को। इसके बाद दोस्तों अगला है प्रस्तावना की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जब हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे तब हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है या फिर कौन कौन से न्याय का उल्लेख है। तो आपको पता होना चाहिए 3 टाइप के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा हम एक तो पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अल्टरनेट हमारे लेक्चर आ रहे हैं, एक दिन पॉलिटी आ रहा है और एक दिन ज्योग्राफी आ रहा है, ठीक है। तो आज हमने प्रस्तावना पढ़ा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।